नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JBT एग्जाम के लिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के आप HS या फिर बाकी भी आने वाले एग्जाम्स हैं, पेपर 1 का एग्जाम है, उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी हम डिस्कशन को क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, व्हाट अलाउंस वाज गिवन टू द ऑफिशियल्स ऑफ चंबा इन द ओल्डन टाइम्स व्हेन दे प्रोसीडेड ऑन ड्यूटी टू द पांगी रीजन। तो बोलते हैं कि पुराने समय में जब चंबा के अधिकारियों को जो है वो भत्ता दिया जाता था, जब वो पांगी क्षेत्र में ड्यूटी के लिए जाते थे, वो कौन सा भत्ता जो था वो उनको दिया जाता था। देखिए, पांगी इतना दुर्गम क्षेत्र माना जाता था उस टाइम, जब कोई भी अधिकारी वहां पर अपॉइंट किया जाता था तो उसको जो है वो पहले ही जो है वो भत्ता दे दिया जाता था, एक स्पेशल अलाउंस दे दिया जाता था। ये फ्यूनरल अलाउंस जो था वो होता था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। उसको पहले ही फ्यूनरल अलाउंस जो है वो दे देते थे, ताकि वो इतना दुर्गम इस क्षेत्र को जो है वो माना गया कि यहाँ पर जाने वाले अधिकारियों का ये माना जाता था कि वो बचकर आएंगे भी या नहीं आएंगे, तो उसको अंतिम संस्कार के लिए पहले ही भत्ता जो है उस टाइम के राजा या भी उस टाइम के जो है ऑफिशियल्स जो था वो दे देते थे। अब पांगी की अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि पांगी दुर्गम इतना था, वहाँ की जलवायु इतनी कठोर थी, वहाँ की जो वातावरण की परिस्थितियां थी वो इतने अनुकूल नहीं हुआ करती थी। वहाँ पर कैदियों को भी जो था वो भेजा जाता था। और ये भी कहा जाता है कि जब मुगलों के द्वारा आक्रमण किए गए तो मुगलों के आक्रमण से बचने के लिए कुछ लोग जो था वो वहाँ पर जाकर चले जाते थे, वहाँ पर जाकर शरण जो था वो ले लेते थे। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं तो अब तो काफ़ी अप्रोचेबल ये एरियाज जो हैं वो बन गए हैं। अगर पांगी की बात हो रही है तो पांगी, चंबा से जो पांगी को दर्रे जोड़ते हैं, उन दर्रों की जो है वो हम बात कर लेते हैं। एक साच दर्रा आता है, ये चंबा को जो है वो पांगी से जो है वो जोड़ता है। और वैसे ही एक और दर्रा आता है जो कि चंबा को पांगी से जोड़ता है। वो कौन सा दर्रा है? वो दराती दर्रा जो है वो आता है। दराती दर्रा जो है ये चंबा को पांगी से जोड़ता है, और उसी तरह साच दर्रा ये भी चंबा को जो है वो पांगी से जो है वो जोड़ता है। तो ये प्रमुख दर्रे आते हैं। और एक दर्रा आता है जो कि पांगी धार को, लाहौल भरमौर को आपस में जो है वो जोड़ता है। ये बड़ा लछाला दर्रा जो है वो आता है। बड़ा लछाला दर्रा ये आता है जो कि पांगी धार लाहौल भरमौर को जोड़ता है। और एक और दर्रा है जो पांगी धार लाहौल भरमौर को आपस में जोड़ता है, वो छबिया दर्रा जो है वो जाता है। छबिया दर्रा जो आप पढ़ते हैं वो भी इसको आपस में जो है वो जोड़ता है। तो इस तरह के दर्रे जो है वो पांगी को अलग अलग क्षेत्रों से जोड़ते हैं। अगर पांगी की बात की जाए तो पांगी का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? किलाड़ में इसका हेडक्वार्टर जो है वो आता है। तो इतना सब आप पांगी के बारे में ध्यान रखना, चंबा के बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं, नेम द बुशहर रूलर हु इशूड द क्वाइन थेला। तो बोलते हैं कि उस समय उस बुशहर के राजा का नाम बताइए, शासक का नाम बताइए, जिसने जो है वो सिक्का थेला जो था वो जारी किया। तो ये सिक्का भी चलाया गया था, एक थेला सिक्का कर ये किसके द्वारा जो था वो चलाया गया था? ये चलाया गया था राजा केहरी सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। केहरी सिंह जो था वो बुशहर रियासत के जो था वो राजा हुआ करते थे। अगर हम बुशहर रियासत की जो है बात करते हैं तो बुशहर रियासत सबसे ओल्डेस्ट रियासत शिमला पहाड़ी क्षेत्रों में मानी गई, और इन टर्म ऑफ एरिया ये सबसे बड़ी रियासत भी जो था वो उस टाइम शिमला पहाड़ी क्षेत्रों में जो था वो आती थी। इस रियासत की स्थापना की जो जड़ें हैं वो जाकर जुड़ती हैं भगवान श्री कृष्ण से। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। प्रद्युम्न के ही 110वें नंबर के वंशज हुआ करते थे राजा चतर सिंह। राजा चतर सिंह जो था वो हुआ करते थे। इन्होंने जो है वो बुशहर की राजधानी जो था वो सराहन जो था वो बनाई थी। पहले कामरू में राजधानी हुआ करती थी, इन्होंने कामरू से शिफ्ट कर सराहन में राजधानी जो था वो बनाई थी। फिर राजा केहरी सिंह जो है वो आए। केहरी सिंह जो है ये भी काफी महान हुए। इनको जो है वो अजानू बाहू भी जो था वो कहा जाता था, और इनको औरंगजेब के द्वारा छत्रपति की उपाधि, छत्रपति का खिताब भी जो था वो दिया गया था। लवी का मेला जो अभी शुरू भी है, तो लवी का मेला भी जो है वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था वो स्टार्ट हुआ था। अगर हम देखते हैं बुशहर की राजधानी के बारे में ही, तो इसके बाद सराहन तो राजधानी बन ही गई थी। सराहन के बाद भी जो है वो रामपुर जो है वो बुशहर की राजधानी जो था वो बनाई गई, और वो राजा राम सिंह के द्वारा जो था वो बनाई गई थी। और बुशहर रियासत 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। उस टाइम बुशहर के राजा शमशेर सिंह जो था वो हुआ करते थे। और बुशहर रियासत के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? वो बुशहर रियासत के राजा पदम सिंह जो था वो अंतिम शासक जो था वो यहाँ के थे। तो ये सब आपने बुशहर रियासत के बारे में जो है ध्यान रखना। इन टर्म ऑफ एरिया ये सबसे बड़ी रियासत जो है वो यहाँ की आती है।
तो इतना सब जो है वो आप यहाँ से ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वो दिन योजना वॉज इनिशिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो बोलते हैं कि एक सरकार की योजना है हिमाचल प्रदेश सरकार की, उस योजना का नाम है वो दिन योजना। ये वो दिन योजना जो था वो कब शुरू की गई थी सरकार के द्वारा, तो ये 2020-21 में जो था वो स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। वो दिन योजना जो है वो चलाई गई है सरकार के द्वारा। ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट और एनीमिया एंड द फर्स्ट 1000 डेज ऑफ द चाइल्ड वाली स्कीम चलाई गई है। इसको 2020-21 में जो था वो स्टार्ट किया गया था और इस स्कीम को जो है वो हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में जो है वो चलाया गया है। इसमें जो साथ मिला है वो किसका साथ मिला है, किसके साथ कोलैबोरेशन जो है वो की गई है, तो डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ इसमें जो है वो कोलैब किया गया है। साथ में ही हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट भी है और साथ में ही डिपार्टमेंट ऑफ आयुष भी है। तो इसमें ये 3 डिपार्टमेंट साथ में है। इस स्कीम के तहत जो बड़े बजट का प्रोविजन है वो 1 करोड़ रुपए का प्रोविजन जो है वो बनाया गया है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। और इसमें जो फंड एलोकेट किया गया है, फंड जो अमाउंट किया गया है वो है 3.91 लाख। ये जो है वो यूटिलाइज किया गया था अप टू दिसंबर 2024 तक। तो ये सब आप ऑफिशियल डाटा याद रखना। इस योजना का नाम जरूरी है वो दिन योजना। ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड है और 2020-21 में जो था ये इंप्लीमेंट जो था वो हुई थी, इनिशिएट जो था वो की गई थी। इसमें ये जरूरी है ध्यान रखने के लिए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के साथ जो है कोलैब किया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाला डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हो गया। साथ में ही ये भी ध्यान रखना है आपने कि हिमाचल के कितने जिलों में इसको चलाया गया है, तो 12 जिलों में जो है वो इसको जो है वो इंप्लीमेंट जो है वो किया गया। तो वो दिन योजना भी हमने जान ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं देयर आर 2 जर्सी कैटल ब्रीडिंग फार्म इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, वन इज एट करसोग, वेयर इज अदर। तो बोलते हैं कि मंडी जिले में जो है वो 2 जर्सी मवेशी प्रजनन फार्म है, एक करसोग में है, दूसरा कहाँ पर है। देखिए मंडी में जो है वो 2 जर्सी मवेशी प्रजनन फार्म जो है वो आते हैं। एक तो आता है कहाँ पर, करसोग में, दूसरा जो है वो आता है कहाँ पर, कामंद में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। दूसरा कहाँ पर आता है, दूसरा जो है वो कामंद में जो है वो आता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और मंडी में जो है वो जर्सी गायों का जो प्रजनन केंद्र है वो कामंद में आता है। कामंद में IIT भी आती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में तो वो मंडी में जो है वो आती है और मंडी के कामंद में ही जो है कि IIT जो है वो स्थित है। मंडी में जो है वो पोल्ट्री फार्म भी स्थित है। पोल्ट्री फार्म यहाँ पर जो है वो चौंतड़ा में जो है वो स्थित है। मंडी में जो है वो मुर्गी के चारे बनाने वाली एक इकाई भी स्थित है, ये बंगरोटू में जो है वो स्थित है। मंडी जो है वो जाना जाता है सॉल्ट माइंस के लिए। यहाँ पर गुम्मा और द्रंग में जो है वो चट्टानी नमक जो है वो पाया जाता है। और मंडी की अगर हम बात करते हैं तो मंडी ने जो है वो मंडी में जो है वो सेब प्रसंस्करण एक इकाई भी बनाई गई है। फ्रूट प्रोसेसिंग जो एप्पल प्रोसेसिंग फार्म है ये HPMC के द्वारा जो है बनाया गया है और मंडी के जरोल में जो है वो इसको स्थापित किया गया है। ये आपने मंडी के बारे में ध्यान रखना है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि मंडी रियासत जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रियासत है हिमाचल प्रदेश की। जब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की स्थापना की तो 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी तो 4 जिले यहाँ पर आकर बने थे। ये जो 4 जिले थे इसमें मंडी जिला भी जो था वो एक आता था। मंडी जिला एक आता था, मंडी के अलावा चंबा जिला आता था, चंबा के अलावा महासू जिला, सिरमौर जिला, ये 4 जिले जो था वो आते थे। और मंडी के एरिया की अगर हम बात करते हैं, मंडी का जो एरिया आता है वो 3950 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया आता है, जो कि पूरे हिमाचल के एरिया का 7.09% जो है वो कवर करता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। हाँ, मंडी में कितने विधानसभा क्षेत्र जो है वो आते हैं, तो पिछले कल ही मैंने व्हाट्सएप पर ये जो है वो एक पोस्ट, मतलब जो हम क्यूज व्हाट्सएप पर डालते हैं हिमाचल जीके के, वो डाला था। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर हमने ये डाला था मंडी में जो है 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, ये भी जरूर ध्यान रखें। और व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं टू विच यूनिट ऑफ आर्मी डिड लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह इंदौरा हु गॉट महावीर चक्र इन 1948 बिलोंग। तो बोलते हैं कि 1948 में महावीर चक्र प्राप्त करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह इंदौरा सेना की किस इकाई से जो था वो संबंध रखते थे। देखिए ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे कमान सिंह जो है वो इनको महावीर चक्र जो है वो दिया गया। अब महावीर चक्र इनको दिया गया तो ये बोलते हैं कौन सी इकाई से संबंध रखते थे आर्मी की, तो ये जो है वो गोरखा राइफल से जो है सॉरी गढ़वाल राइफल से जो था वो संबंध रखते थे। गढ़वाल ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। गढ़वाल राइफल से जो था ये संबंध रखते थे।
अब हम कमान सिंह की अगर बात करें कि कमान सिंह जो है वो कौन से जिले से संबंध रखते थे, तो लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह जो है वो गढ़वाल राइफल से थे। ये जो है वो कांगड़ा जिले से संबंध रखते थे। इन्होंने जो इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1947-48 में, इसमें जो था वो इन्होंने भाग लिया था। उस टाइम जिन लोगों को महावीर चक्र मिला था, जिन हमारे बहादुर सिपाहियों को महावीर चक्र मिला था, उसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर पृथ्वीचंद आते थे। ये जो है वो डोगरा जो हमारी जो रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट से थे और ये कुल्लू जिले से थे। इन्होंने भी इंडिया पाकिस्तान वॉर 1947-48 में भाग लिया था। एक लेफ्टिनेंट कर्नल शेरजंग थापा आते थे। शेरजंग थापा जो है वो धर्मशाला से संबंध रखते हैं। इन्होंने भी इंडिया पाकिस्तान वॉर जो 1947-48 का था उसमें भाग जो था वो लिया था। और एक जो है वो हमने लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह पढ़ लिए, इनका ध्यान रखना है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि मेजर कुशाल चंद भी आते थे। ये भी डोगरा राइफल से जो था वो संबंध रखते थे, डोगरा राइफल से संबंध रखते थे और 1947-48 में इनको ये दिया गया था। केलोंग से जो है ये है। हाँ, यहाँ पर मैंने कर्नल शेरजंग थापा का नाम बताया ना। कर्नल शेरजंग थापा जेके राइफल इन्फेंट्री से जो था वो संबंध रखते थे। जो जेके राइफल वाली रेजिमेंट है उससे ये संबंध रखते थे। तो ये सब आपने ध्यान रखना है। जो महावीर चक्र है, हम परमवीर चक्र के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे, सिर्फ मैं महावीर चक्र अभी आपको रिवाइज करवा रहा हूं। तो ये महावीर चक्र विजेताओं के नाम मैंने आपको बताए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JBT एग्जाम के लिए, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अगर देखिए आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिले, आप चाहते हैं कि आप अपनी कमियों को एनालाइज कर जो है वो आगे बढ़ सकें, तो ये आपके पास सही टाइम भी है, सही अपॉर्चुनिटी भी है, इसको अवेल आप कर सकते हैं। क्योंकि जैसे PGT का मौका भी जा चुका है, TGT का मौका भी आपके पास जो है वो फाइनल मौका ही समझिए आप। इसके बाद कब पोस्टें आएंगी आप उसका एस्टिमेट नहीं लगा सकते। तो इसलिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं और चाहते हैं स्टडी को प्रॉपर शेप मिले, तो ये टेस्ट सीरीज डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट रूरल लिटरेसी रेट। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर है। हम लिटरेसी रेट की भी बात कर रहे हैं और वो भी बात कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, और वो भी बात कर रहे हैं हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कि सबसे कम जिला, सबसे कम लिटरेसी रेट जो है किस जिले का है, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में। पहले मैं साक्षरता दर के बारे में आपको पूरा बताता हूं। हिमाचल का जो लिटरेसी रेट है 2011 की जनगणना के अनुसार वो 82.80% है, और यही लिटरेसी रेट अगर हम मेल में देखेंगे तो 89.53% है, फीमेल में 75.93% है। अब हम चलते हैं रूरल एरिया की और 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखेंगे तो रूरल एरिया का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है। रूरल एरिया का जो लिटरेसी रेट है वो 81.9% जो है वो आता है। रूरल एरिया में ही हम मेल रूरल लिटरेसी रेट जो है वो देखते हैं। मेल रूरल जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, वो 89.1% जो है वो है। फीमेल कितना है, ग्रामीण महिलाओं का कितना है, तो वो जो है वो 74.6% जो है वो है। ये हो गया 2011 का आंकड़ा। अब हम बात कर रहे हैं कि सबसे कम रूरल लिटरेसी रेट जो है वो कौन से जिले का है। तो सबसे कम के लिए यहाँ पर जो है वो ऑप्शन में जो है वो सबसे पहले चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिया गया है। हम सबसे पहले चंबा डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट जानते हैं रूरल एरिया में। तो रूरल एरिया में चंबा डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट जो है वो 70.6% जो है वो है, 70.6% जो है वो है। उसके बाद लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। लाहौल स्पीति का जो रूरल लिटरेसी रेट है वो 76.8% जो है वो आता है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिया गया है। सिरमौर का जो रूरल लिटरेसी रेट आता है वो 77.3% जो है वो आता है, 77.3% आता है। और यहाँ पर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिया गया है। कुल्लू का जो है वो 78.5% जो है वो आता है। कितना, 78.5% जो है वो आता है। तो ये लिटरेसी रेट जो है वो हो गया, एक लिटरेसी रेट ये हो गया। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि लोएस्ट रूरल लिटरेसी रेट कहाँ का है, तो वो चंबा डिस्ट्रिक्ट का जो है वो आता है। चंबा का जो है वो लिटरेसी रेट रूरल एरिया में सबसे कम आता है। तो इतना ही आप यहाँ से ध्यान रखिए, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डाटा है। अच्छा, सबसे हाई भी रूरल एरिया में बता देता हूँ कि सबसे हाई लिटरेसी रेट जो है वो रूरल एरिया में जो है वो कहाँ का है। सबसे हाई जो आता है वो हमीरपुर का जो है वो आता है। हमीरपुर का जो रूरल लिटरेसी रेट है वो 87.8% जो है वो है, 87.8% जो
है वो इसका है। अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बोलते हैं इन स्टेटमेंट्स के ऊपर विचार कीजिए। बोलते हैं ड्यूरिंग रेन ऑफ अजय वर्मन गद्दी ब्राह्मण एंसेस्टर केम फ्रॉम दिल्ली टू भरमौर। तो बोलते हैं कि अजय वर्मन, ये चंबा के राजा की बात हो रही है, बोलते हैं इनके शासनकाल के दौरान जो गद्दी ब्राह्मण थे उनके पूर्वज दिल्ली से भरमौर जो था वो आए थे और तभी से यहाँ पर आकर रहने लगे और फिर उसके बाद ही उनकी जो है वो आगे जो है वो परिवार बढ़ते गए। और दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं राजा मेरू वर्मन ऑफ चंबा हैड बिल्ट 2 टेम्पल्स नेम्ड चंद्रगुप्ता एंड कामेश्वर टेम्पल इन चंबा। के राजा मेरू वर्मन जो चंबा के थे उनके द्वारा 2 टेम्पल चंबा में बनवाए गए। एक टेम्पल का नाम जो है वो चंद्रगुप्त है और दूसरे टेम्पल का नाम जो है वो कामेश्वर टेम्पल है। हम बात करते हैं सबसे पहले चंबा के राजा अजय वर्मन के बारे में। देखो, चंबा के राजा जो अजय वर्मन थे ना, ये माना जाता है कि अजय वर्मन जो चंबा के राजा थे इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो गद्दी ब्राह्मण के पूर्वज जो है वो दिल्ली से भरमौर जो था वो आए थे। भरमौर में गद्दियों का विश्वास यही है कि राजा अजय वर्मन के समय में जो है वो दिल्ली से आकर यहाँ पर भरमौर में आकर ये बसे और ये राजा बड़ा ही व्रतधारी जो था वो हुआ करता था। जब इसका पुत्र बड़ा हुआ तो उसने जो है वो इसने जो है वो अपने पुत्र को राजपाट जो है वो सौंप दिया और स्वयं जो था वो संन्यास ले लिया था और रावी और बुधिल नदियां इनका संगम होता है अलांसा नामक स्थान पर, यहाँ पर जो था वो रहने लगा था। तो यहाँ से एक और चीज़ पता चलती है आपको कि ये जो रावी और बुधिल नदियां हैं इनका संगम कहाँ पर होता है, इनका संगम अलांसा नामक स्थान पर जो है वो होता है। यहाँ पर लिखता हूँ अलांसा नामक स्थान पर ये होता है, चंबा में ही आता है। और बुधिल किसकी सहायक नदी हुई, तो ऑब्वियसली रावी की ही ये सहायक नदी जो है वो हुई। पहली स्टेटमेंट हमारे पास सही होगी। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं राजा मेरू वर्मन ऑफ चंबा हैड बिल्ट 2 टेम्पल नेम्ड चंद्रगुप्ता एंड कामेश्वर टेम्पल इन चंबा। देखो, राजा मेरू वर्मन के द्वारा चंबा में मंदिर जरूर बनवाए गए, जैसे कि राजा मेरू वर्मन ने जो है चंबा में मणिमहेश मंदिर बनवाया, लक्षणा देवी मंदिर बनवाया, गणेश मंदिर बनवाया, नरसिंह मंदिर जो है वो बनवाया, परंतु ये कामेश्वर और चंद्रगुप्त मंदिर ये राजा मेरू वर्मन ने जो था वो नहीं बनवाए थे। तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। ये मंदिर किसके द्वारा जो था वो बनवाए गए थे, ये मंदिर बनवाए गए थे चंबा के राजा साहिल वर्मन के द्वारा। चंबा के राजा साहिल वर्मन कौन थे, इनके कार्यकाल के दौरान क्या प्रसिद्ध हुआ था, तो इनके कार्यकाल के दौरान चंबा शहर की स्थापना हुई। चंबा की राजधानी चंबा में जो था वो बनी थी। इन्होंने अपनी बेटी चंपावती के नाम पर चंबा शहर जो था वो बसाया था। इन्होंने जो है वो अपने कार्यकाल के दौरान जो है वो साहिल वर्मन ने जो है वो साहू के पास जो है वो एक चंद्रशेखर मंदिर जो था वो बनवाया था और दूसरा मंदिर इनके द्वारा जो है और कामेश्वर मंदिर भी जो था वो इनके द्वारा जो था वो बनवाया गया था। और इनके कार्यकाल के दौरान जो है वो यहाँ पर जो है वो 84 साधु जो था वो आए थे। तो इन्होंने 84 साधुओं के लिए एक 84 मठ भी जो था वो बनवाया था। जो 84 टेम्पल आप पढ़ते हैं वो भी चंबा में ही जो है वो आते हैं। तो इतना सब आप यहाँ से ध्यान रखना। बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। और आपने जान लिया कि ओनली 1 इज करेक्ट, क्यों जो है वो ओनली 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कृष्णा दत्त, जिसको केडी सुल्तानपुरी बोला गया, केडी सुल्तानपुरी वॉज इलेक्टेड टू लोकसभा फॉर हाउ मेनी टाइम्स। तो बोलते हैं केडी सुल्तानपुरी जो है वो लोकसभा के लिए चुने गए हैं, परंतु कितनी बार जो है ये लोकसभा के लिए जो है वो चुने जा चुके हैं। अगर हम केडी सुल्तानपुरी की बात करते हैं तो ये लगभग 6 बार जो है वो लोकसभा के लिए जो है वो चुने जा चुके हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो कृष्णदत्त सुल्तानपुरी जो है वो कृष्णदत्त सुल्तानपुरी ने जो है वो शिमला लोकसभा क्षेत्र से जो था वो इलेक्शन लड़े थे और लगभग 6 बार जो है ये यहाँ से जो है वो सांसद रहे। 6 बार जो रहे उसमें 1980 में ये पहली बार बने, फिर 1984 में जो था वो बने थे, उसके बाद 89 में ये बने थे, 1989 में, फिर 1991 में जो था ये बने थे, फिर 1996 में जो था ये बने थे, फिर 1996 के बाद जो था वो 1968 में जो था वो बने थे। तो कितनी बार जो है वो बने, ये टोटल 6 बार जो था वो बने, ये आपने ध्यान रखना है। टोटल 6 बार जो है ये सांसद जो है वो बने। अगर हम लोकसभा इलेक्शंस की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की जो है वो 4 सीटें जो है वो आती हैं। सबसे पहली बार जो लोकसभा सदस्य बनी थी वो राजकुमारी अमृत कौर जो था वो बनी थी। अमृत कौर जो है वो मंडी से जो था वो चुनी गई थी और ये सबसे पहली बार स्वास्थ्य मंत्री भी पूरे इंडिया की जो था वो बनी थी। अगर हम लोकसभा में बात करते हैं तो सबसे पहला जो निर्दलीय सदस्य बने थे वो राजा आनंद चंद बने थे। बिलासपुर के ये अंतिम शासक जो था वो हुआ करते थे। और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि केडी सुल्तानपुरी जो है वो 6 बार जो है वो जीते और 6 बार जो जीते ये कहाँ से जीते, ये शिमला लोकसभा क्षेत्र से जो था वो जीते थे। अगर हम अभी बात करते हैं कि लोकसभा के जो है 4 सीट्स हिमाचल प्रदेश से हैं, ये 4 MP जो है वो कौन कौन से हैं, तो हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जो है वो आते हैं। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर आते हैं। मंडी से जो है वो कंगना रनौत जो है वो आती हैं। बस जाते हैं हमारे पास कांगड़ा और शिमला।
कांगड़ा से अगर हम बात करते हैं कि किसको जो है वो चुना गया है, उनका नाम जो है वो है राजीव भारद्वाज। राजीव भारद्वाज का नाम आपने ध्यान रखना है। और शिमला से सुरेश कुमार कश्यप हैं। ये चारों के चारों जो है भारतीय जनता पार्टी से ही जो है संबंध रखते हैं। तो चारों के चारों एमपी जो है भारतीय जनता पार्टी से ही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे पास जो है क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनके ऊपर आपको विचार करना है। बोलते हैं इन 1792 राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा इन्वेडेड द स्टेट ऑफ मंडी की। 1792 में राजा संसार चंद ने जो था वो मंडी को इन्वेड किया था। मंडी के ऊपर जो था वो उन्होंने जो है वो आक्रमण जो था वो किया था। और दूसरे में बोलते हैं संसार चंद द रूलर ऑफ कांगड़ा कैप्चर्ड द राजा ईश्वरी सेन ऑफ मंडी एंड हेल्ड कैप्टिव 10 ईयर। तो बोलते हैं कांगड़ा के राजा संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को पकड़ लिया और 10 सालों तक बंदी बनाकर जो था वो रखा था। पहली स्टेटमेंट से एनालाइज करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। मंडी के जो राजा हुआ करते थे ईश्वरी सेन, इनको जो है वो बंदी जरूर बनाया गया था संसार चंद के द्वारा, परंतु संसार चंद ने आक्रमण कब किया मंडी के ऊपर? तो इन्होंने जो है वो 1792 में जो था वो आक्रमण किया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1792 में जो है वो संसार चंद जो है वो आक्रमण करते हैं मंडी के ऊपर। और दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि संसार चंद को जो है वो संसार चंद ने जो है वो ईश्वरी सेन को बंदी बनाया था। बिल्कुल सही बात है, संसार चंद ने ईश्वरी सेन को बंदी बनाया था और 10 सालों तक बंदी बनाकर रखा था। नहीं, 10 सालों तक बंदी बनाकर नहीं रखा था। यहां पर आप चूक गए अगर आपने गलत किया। इनको 12 वर्षों तक बंदी बनाकर जो था वो रखा गया था। 12 ईयर्स तक ये बंदी बनाकर रखे गए थे। और कहां पर रखे गए थे? ये नदौन में जो था वो बंदी बनाकर रखे गए थे। नदौन, जहां पर अभी जहां से एमएलए हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां से जो है वो एमएलए हैं। तो ये आपने जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब आपको यहाँ पर क्या पता चलता है? आपको पता चलता है यहाँ से कि पहली स्टेटमेंट हमारे पास सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। संसार चंद ने कब मंडी के ऊपर आक्रमण किया, कितने सालों तक उन्होंने ईश्वरी सेन को बंदी बनाकर रखा, कहाँ पर बंदी बनाकर रखा, ईश्वरी सेन कैद से रिहा कैसे हुए। ईश्वरी सेन जो मंडी के राजा थे वो जो है गोरखाओं के जब आक्रमण होते हैं तो गोरखा आक्रमण के दौरान जो है ये आज़ाद हुए वहां से। और फिर इन्होंने जो है वो क्या किया, इन्होंने मंडी पर जो था वो शासन किया था। परंतु कार्यकाल इनका कुछ ज़्यादा फला फूला नहीं। मंडी रियासत 1809 में फिर सिखों के अधीन जो है वो आ जाती है। और इनका कार्यकाल था तो बड़ा लंबा। उसके बाद 1826 तक ये मंडी के राजा जो था वो बने रहे थे। उसके बाद जो है वो ईश्वरी सेन के जो पुत्र थे बलवीर सेन, वो जो था वो मंडी के राजा बने थे लगभग 1839 के करीब करीब। ठीक है जी। तो ये सब आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली वन इज करेक्ट, जो कि हमने जान लिया। पूरे विस्तृत रूप में हमने जाना कि क्या क्या पूरा सिनेरियो जो है वो यहाँ पर घटा था, कैसे कैसे बात हुई थी, कैसे बंदी बनाया गया था, कहाँ पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट नोन फॉर जिप्सम इन हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश में अलग अलग मिनरल भी जो है वो पाए जाते हैं। जैसे कि हम रॉक सॉल्ट की बात कर रहे थे, रॉक सॉल्ट जो है वो गुम्मा और दरंग में पाया जाता है। वैसे ही जिप्सम भी हिमाचल में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के अलग अलग प्लांट भी जो है वो आते हैं। जिप्सम कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? एक राजवन ऑप्शन में दिया गया है, एक भातड़ी ऑप्शन में दिया गया है, तिलेर धार दिया गया है और कोरगा जो है वो ऑप्शन में दिया गया है। तो जो जिप्सम हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, एक तो ये राजवन में पाया जाता है। ठीक है, राजवन आपने ध्यान रखना है। दूसरा ये जो है भाटड़ी में भी पाया जाता है और कोरगा में भी पाया जाता है। तिलेर धार में ये नहीं पाया जाता। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट। पहली, दूसरी और चौथी जो है वो सही है। जिप्सम फाउंड इन कुठार, कुठार सोलन में है जहां पर ये पाया जाता है। एक भातड़ी में पाया जाता है, ये चंबा में आता है। और कोरगा में और भरील में पाया जाता है। ये एरिया जो है वो सिरमौर में जो है वो आते हैं जहां पर ये जिप्सम जो है वो पाया जाता है। तो जिप्सम कहाँ कहाँ पर पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, वो तो आपको पता चल ही गया। अच्छा, मैंने आपको क्या कहा था कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो सीमेंट के प्लांट भी जो है वो आते हैं। सीमेंट के प्लांट कहाँ कहाँ पर आते हैं? एक तो राजवन सिरमौर में आता है। यहाँ पर जो सीमेंट का प्लांट था लगभग 1980 के करीब करीब स्थापित जो था वो किया गया था। एक बिलासपुर के बरवाना में सीमेंट की फैक्ट्री आती है, वो 1984 में जो था वो स्थापित की गई थी। ठीक है, 1984 में ये ACC सीमेंट प्लांट जो था बरवाना में बनाया गया था। एक सोलन के दाड़लाघाट में आता है, ये अंबुजा में, अंबुजा जो सीमेंट प्लांट है वो है ये अंबुजा वाला। ये सीमेंट प्लांट 1995 में जो था वो बनाया गया था। तो इन 3 जगहों पर जो है वो सीमेंट के प्लांट हैं जहां से काफ़ी सीमेंट जो है वो बनाया भी जाता है और सप्लाई भी जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो किया जाता है। तो सीमेंट प्लांट्स के बारे में आपको पता चल गया। आपने ये भी जान लिया कि कौन कौन से जो जिप्सम जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। बाकी रॉक सॉल्ट के बारे में आप पहले ही जो है वो जान चुके हैं। तो इतना सब जो है वो यहाँ से हम ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोलते हैं यहाँ पर राउलेन फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं ये राउलेन उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो मनाया जाता है। राउलेन में आपको मैंने इमेज के साथ बताया था कि राउलेन फेस्टिवल में जो है वो लड़के जो हैं वो किरदार निभाते हैं, लड़का और लड़की का, और वो जो है वहाँ पर अलग अलग डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं। कहाँ पर ये किया जाता है वो आप कमेंट कर कर जो है वो बताएंगे। आपके पास 4 ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं, आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट कर कर बताएंगे, क्योंकि डिटेल में विस्तृत वे में आपसे इससे पिछले पार्ट में बात हो चुकी है इस क्वेश्चन के बारे में। हाँ, टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।